गुड मॉर्निंग इंडिया, सादर प्रणाम। इतिहास के अंदर एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नहीं तो रेजे बांझड़ी मत गवाईजे नूर। तो इतिहास के अंदर या तो दाता देने वाला दानवीर व्यक्ति इतिहास में हमेशा अमर रहा है, प्रसिद्ध रहा है। यहाँ सूरवीर हुआ है ना, वो प्रसिद्ध रहा है। तो हम राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं, खारे पानी की झीलें, इतिहास में ऐसे खूब सारे सूरवीर हुए हैं जो जोड़े के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे आला उदल, पृथ्वीराज चौहान के सामने परमर्दी देव जो लड़े थे, परमर्दी देव के दो सेनापति थे आला उदल, मालदेव के दो सेनापति थे जैंता कुप्पा। ऐसे ही जो उदय सिंह के सेनापति थे पता सिसोदिया, जयमल और पता सिसोदिया। तो इस प्रकार जोड़े के रूप में इतिहास के अंदर सूरवीर हमेशा फेमस रहे हैं। तो मैं जहां आज आपके दो सूरवीरों की भूमि ले जा रहा हूं, वो अपने खारे पानी की झील है, राजस्थान की नागौर जिले की डीडवाना झील। डीडवाना झील जो हमने इतिहास में मालदेव के सेनापति जैंता और कुंपा पढ़े थे, कुंपा की जागीरी थी डीडवाना। डीडवाना इसी कुंपा की जागीरी थी। और शेरशाह सूरी वंश का शासक था और मारवाड़ का था मालदेव। जब शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह के मध्य 5 जनवरी 1544 को हुआ। गिरी और सुमेल पाली और नागौर की सीमा पर हुआ। तो मालदेव के दो सेनापति थे जैंता और कुंपा, और वो इतने शूरवीरता के साथ शेरशाह के सामने लड़े कि आखिर शेरशाह कहते हैं कि 3 दोपहर के बाद तक, 3 से 4 बजे तक शेरशाह सूरी गिरी सुमेल में युद्ध में हार रहा था। और उसने मैदान में बैठ करके नमाज पढ़ी और अल्लाह को याद किया, और उनके जो अतिरिक्त सैनिक थे वो आए और शेरशाह सूरी हारते हारते बचा। तब शेरशाह सूरी के मुख से अन्याय निकल पड़ा, अचानक निकल पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो जब जब इस धरती पर जब जब ये उक्तियां, राजनीतिक नफा नुकसान की बात होती रहेगी, तो कहावत के रूप में शेरशाह सूरी की कहावतें हमें याद आती रहेगी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इस प्रकार के तुच्छ चीज के लिए मैं इतना सब कुछ खो देता। तो शेरशाह सूरी का ये कथन, जैंता और कुंपा जो लड़े थे, उसी कुंपा का जो मालदेव का सेनापति था, इसी कुंपा की जागीरी थी डीडवाना। मथुरा दास माथुर जो प्रथम अपने स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मथुरा दास माथुर ट्रॉफी दी जाती है। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल है जो जोधपुर में, उन मथुरा दास माथुर का प्रथम निर्वाचन क्षेत्र रहा है डीडवाना। तो इस प्रकार डीडवाना इसी कुंपा की जागीरी रहा है। डीडवाना खारी झील के लिए प्रसिद्ध है। यहां खारी झील थी, ये मारवाड़ पड़ता है और मारवाड़ का ये पूर्व का भाग है। जिस प्रकार राजस्थान का सिंह द्वार अलवर कहलाता है, अलवर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, इसी प्रकार इस मारवाड़ का सिंह द्वार डीडवाना कहलाता है। मारवाड़ का सिंह द्वार डीडवाना कहलाता है। यहां शेखावटी पड़ता है और शेखावटी का ये प्रवेश द्वार है, इसलिए इसे शेखावटी का डीडवाना को तोरण द्वार भी कहा जाता है। और खारी झील के प्रसिद्ध है। इसमें जो खारी झील पैदा किया जाता है वो ब्राइन प्रकार का है। क्यारियों के अंदर एक क्यारी से दूसरी क्यारी के अंदर जल बदल करके पैदा किया जाता है, इसलिए इसे ब्राइन कहते हैं। और डीडवाना में पैदा करने के कारण उस नमक का जो मार्का है वो डीडू कहलाता है। डीडू नमक डीडवाना में पैदा किया जाता है। और नमक पैदा करने की जो पद्धति है वो ब्राइन पद्धति है। इस प्रकार ब्राइन पद्धति से पैदा किया जाता है डीडवाना के अंदर नमक। तो डीडवाना मध्य काल में और मुगलों के काल में और अंग्रेजों के काल में भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मारना कुंभा ने कभी डीडवाना को जीता था, और कुंभा ने डीडवाना को जीत करके
इसे अपने कब्जे में रखा था। और कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ किले में खुदवा रखी है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर कुंभा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि कुंभा ने यहां नमक कर भी लगाया था। इस प्रकार कुंभा के अधिकार में भी डीडवाना रहा और मध्यकाल से लगा करके मुगलों के काल होते हुए अंग्रेजों के काल तक नमक उत्पादन के कारण डीडवाना का विशेष महत्व रहा है। डीडवाना के अंदर है राजस्थान स्टेट केमिकल्स का, यह आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स का कारखाना कहां है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स बनाने का कारखाना है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स जिसे 10 अक्टूबर 2008 को निजी क्षेत्रों में दे दिया गया। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क का कारखाना डीडवाना में स्थित है। इसके अलावा यहाँ सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना है, एक कारखाना है, वो है सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना। सोडियम सल्फेट का कारखाना जो है उससे कागज निर्माण के लिए काम में लिया जाता है सोडियम सल्फेट। दूसरा जो कारखाना है वो है सोडियम सल्फाइड का कारखाना, सोडियम सल्फाइड का कारखाना। और सोडियम सल्फाइड है वो जो यहाँ चमड़ा उद्योग है उसके लिए और रंगों के लिए सोडियम सल्फाइड उत्पादित किया जाता है। यहाँ आयोडाइड एक संयंत्र लगा है जिसके अंदर नमक उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार तीसरा जो संयंत्र है वो है आयोडाइड क्षेत्र, आयोडाइड संयंत्र। और इस प्रकार जो उपकरण लगा है आयोडाइड का वो नमक उत्पादन करता है, नमक उत्पादन करता है। और ये जो नमक उत्पादन करता है वो ब्राइन पद्धति से करता है। एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी डाल करके जल को सुखा करके किया जाता है। इस प्रकार कुंपा की जागीरी सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री चमड़ा और इनके लिए, सोडियम सल्फेट की कागज उद्योग के लिए 10 अक्टूबर 2008 को ये निजी क्षेत्रों में दे दिया गया। ब्राइन नमक का पैदा किया जाता है और डीडू इसका मार्का है और नमक खाने योग्य नहीं है। इस प्रकार डीडवाना का नमक खाने योग्य नहीं है। इसके अलावा डीडवाना के अंदर और भी झील है जो डेगाना झील और कुचामन झील, ये नागौर जिले की झीलें हैं। डेगाना झील, डीडवाना झील और राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें नागौर जिले में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार नागौर जिले में एक हमने पढ़ा डीडवाना झील, दूसरी है डेगाना झील, नमक उत्पादन किया जाता है, और फिर है कुचामन झील, ये भी मुगलों के काल में बड़ी इंपॉर्टेंट रही है कुचामन झील। इस प्रकार ये नागौर जिले की झीलें। देखो झील राजस्थान में खारी झील बनने के 3 कारण बताए जाते हैं। एक तो ये बताया जाता है कि इस प्रकार जैसे पृथ्वी पहले एक पेंजिया के रूप में थी, एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया जब टूटा और इसके चारों ओर एक सागर था जिसका नाम था पैंतालासा सागर था। तो इस प्रकार पेंजिया जब टूटा तो 2 भागों में टूटा, एक पेंजिया का उत्तरी भाग, एक पेंजिया का दक्षिणी भाग। और उत्तरी भाग था जो पेंजिया का उसे अंगारा लैंड कहा गया, और जो पेंजिया का दक्षिणी भाग था जो गोंडवाना लैंड कहलाया। और 2 भागों में टूटा और पैंतालासा का जो सागर है वो एक सागर और नया बन गया जिसे कहा गया 33 सागर। ये 33 सागर है, ये वर्तमान में राजस्थान में खारी झीलों के अवशेष के रूप में। इसका मतलब पृथ्वी के प्रारंभिक काल से निर्मित हुई है खारी झीलें। इसलिए यदि सीधा क्वेश्चन आ जाए कोई मीठी झीलें दी हुई और एक खारी झील दी हुई हो, क्योंकि खारी झीलों के अपने को निर्माण काल नहीं मिलते हैं, तो यदि खारी झीलों के निर्माण काल नहीं मिलते हैं इसका मतलब ये पृथ्वी का जब प्रारंभिक काल था पृथ्वी निर्माण का, इसका मतलब ये 33 सागर के उत्पत्ति के साथ ये 33 सागर के अवशेष कहलाते हैं। और कार्बोनिफेरस युग वगैरह वगैरह उस समय ये बने हुए भाग थे, तो 33 सागर के अवशेष है। तो इस प्रकार खारी झील बनने का पहला कारण है वो 33 सागर के अवशेष है। इसलिए राजस्थान में खारी झीलें सबसे प्राचीन झीलों में आती है।
यदि कोई एक ऑप्शन आ जाए और उसमें पूछा जाए 3 मीठी झील और 1 खारी हो, इसका मतलब सबसे प्राचीन झील कौन सी होगी? हमारी खारी झीलें होगी। तो राजस्थान की खारी झीलें 33 सागर के अवशेष है। दूसरा, खारी झील बनने का एक कारण है कि इनके नीचे माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। माइका शिष्ट नमकीने चट्टानें, और ये माइका शिष्ट नमकीनी चट्टानें जिस प्रकार दीपक के अंदर तेल अपन भरते हैं और बाती के माध्यम से तेल ऊपर चढ़ता है और वो जलता है और हमें प्रकाश देता है, ऐसे ही केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा दीपक के अंदर बाती में तेल चढ़ता है। ऐसे ही जब जल ऊपर आ जाता है तो जल के माध्यम से केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा नीचे जो माइका शिष्ट नमकीनी चट्टान है वो ऊपर आ जाती है और पूरे समतल मैदान में बिछ जाती है, जो रे और कलर का भाग बन जाती है और नमक की मात्रा ऊपर आ जाने के कारण झीलों का पानी खरा हो जाता है। तो दूसरा कारण है खारी झील बनने का वो माइका शिष्ट नमकीनी झीलें, माइका शिष्ट चट्टानों के कारण। और तीसरा कारण जो विभिन्न विद्वानों ने बताया है, जैसे होलैंड वगैरह वगैरह जो विद्वान है उन्होंने बताया है कि जो अरब सागरीय अपा तंत्र है, अरब सागरीय, जब मानसून के काल में अरब सागरीय मानसून की जो शाखा है वो अरब सागरीय मानसून की शाखा इस प्रकार अपने साथ में नमक की मात्रा अरब सागर से लेकर के आती है और सूखे क्षेत्र में जब ये नमक की मात्रा इस प्रकार बिखेर दी जाती है तो अरब सागरीय मानसून नमक की मात्रा ला करके यहां बिछा देता है और नदियों द्वारा इनका नमक एकत्रीकरण हो जाता है, नदियों द्वारा नमक एकत्रीकरण हो जाता है इस प्रकार। और जब वो नदी सूख जाती है, जल सूख जाती है तो पीछे नमक रह जाता है और वो नमक कोई गर्त में इकट्ठा होता है, इसलिए खारी झीलों का निर्माण होता है। तो खारी झील बनने के 3 कारण बताएं। 33 सागर के अवशेष है, माइका शिष्ट नमकीनी चट्टानों के कारण, और अंत सागरीय अरब सागरीय जो मानसून होता है उस वो नमकीनी नमक के कण अरब सागर के। इस प्रकार जब मानसून आता है तो जो मानसून 2 भागों में बंट जाता है, एक इधर जो बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलता है, बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा, और इधर होती है वो अरब सागर के मानसून की शाखा, और अरब सागर की मानसून शाखा इस प्रकार यहां नमक का बिखेर देती है। तो इस प्रकार 3 कारण है, 33 सागर के अवशेष, माइका से नमकीनी चट्टानें और अरब सागरीय मानसूनी शाखा के साथ में नमक के कण आ जाते हैं और नदियों द्वारा एक गर्त में इकट्ठे कर दिए जाते हैं। इस प्रकार खारी झीलें बनने का कारण विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार अलग अलग बताए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट झील है वो है बाड़मेर की पचपंदरा झील। बड़ी इंपॉर्टेंट झील है और राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध नमक उत्पन्न करती है। यदि राजस्थान में शुद्ध नमक उत्पादन में पहला ऑप्शन पचपदरा है तो पहला ऑप्शन पचपदरा आएगा, और यदि शुद्ध नमक में पंचपदरा ऑप्शन नहीं है और काबोद झील का ऑप्शन है तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ नमक जैसलमेर की काबोद झील है वो उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमारा राजस्थान, और राजस्थान का जो ये भाग है यहां पड़ता है जालोर जिला, यहां पड़ता है बाड़मेर। इस प्रकार हम जब जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जाते हैं तो इस प्रकार, और फिर अपन सांचौर जाते हैं और गुजरात की तरफ जाते हैं तो इस प्रकार पहला अपन बाड़मेर मुख्यालय की तरफ जाते हैं, तब यहां पड़ती है बालोतरा के पास में झील पड़ती है पंचपदरा। पंचपदरा जैसा कि इसका नाम है, पंचा नामक भील ने, पंचा नामक का भील ने आज से 400 वर्ष पूर्व इस झील का निर्माण किया था, पंचा नामक भील ने, इसलिए इसका नाम पंचपदरा पड़ा। अमराराम जी चौधरी है, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे डीडवाना का चेतनाराम जी डूडी है और रूपाराम जी डूडी है, उनके निर्वाचन का क्षेत्र रहा। मथुरा दास माथुर का निर्वाचन का क्षेत्र रहा। ऐसे ही पचपदरा निर्वाचन क्षेत्र है वो अमराराम जी चौधरी का रहा है। अमराराम जी चौधरी पूर्व वसुंधरा काल में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, होमगार्ड और जेल डिपार्टमेंट उनके अधीन रहा है। तो इस प्रकार ये पचपदरा पंचा भील द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। ये जो पचपदरा झील जहां
नमक उत्पादन होता है, वहां खारवाल जाति के लोग हैं, वो नमक उत्पादन करते हैं। खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग जो नमक उत्पादन करते हैं वो दो विधि से करते हैं। एक वायु प्रवाह विधि से जो है नमक की क्यारियों को सुखा करके करते हैं, जिसे रेस्ताप पद्धति कहते हैं, रेस्ता पद्धति। और एक जैसे कोसलू गांव है, कोसलू गांव के अंदर कुएं खोद करके नमक उत्पादन किया जाता है, इसलिए उसे कोशिया कहा जाता है। तो कोशिया नमक और रेस्ता नमक, रेस्ता पद्धति द्वारा, इस प्रकार कोशिया नमक कोसलू गांव में और रेस्ता नमक दो पद्धति से। जो कोसलू गांव है वहां नीचे से जल अपने आप आता है, और अपने आप आने के कारण हीरागढ़ क्षेत्र है, सांबरा क्षेत्र है, जो वहां के क्षेत्र है हीरागढ़ क्षेत्र है, उसमें जो कुएं खोद करके एक कुएं से दूसरे कुएं में जल का ट्रांसफर कर दिया जाता है, और पीछे जो नमक होता है उसकी मात्रा को बाहर करके ढेरी लगा दिया जाता है, इसलिए उस कुएं के माध्यम से नमक उत्पन्न किया जाता है, इसलिए उसे कोशिया कहते हैं। और रेस्ता पद्धति द्वारा भूमि को सूखा करके उसके ऊपर जो जल होता है उसे इकट्ठा कर दिया जाता है। खारवाल जाति एक नमक उत्पादन के लिए एक झाड़ी काम में लेती है, मोरली झाड़ी। और ये मोरली झाड़ी वहां नदी क्षेत्र में जो लूणी नदी का प्रवाह है, उस लूणी नदी के प्रवाह के अंदर मोरली झाड़ी पैदा होती है, उसमें छोटे छोटे उनके फूल होते हैं, वो एकदम सूख जाते हैं। और मोरली झाड़ी एक स्पट्टी की भांति काम करती है, ये फिटकरी की भांति काम करती है। जब उसे क्यारी के अंदर कम नमक के अंदर जब इससे उसमें घुमाया जाता है, यानी उसे फेरा जाता है, उसे हिलाया जाता है नमक, तो वो फिटकरी की भांति नमक फट करके नीचे बैठ जाता है, और फिर पानी को ऊपर से रेस्ता के माध्यम से, रेस्ता पद्धति के माध्यम से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये मोरली झाड़ी से, मोरली झाड़ी के वहां लोग और भी काम में लेते हैं। मोरली झाड़ी वहां के लोग जल के अंदर भिगो करके मोरली झाड़ी के फूलों का, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, सूखे हुए फूल होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, उनको जल के अंदर भिगो देते हैं। भिगोने के बाद वहां की औरतें, पुराने जमाने में जब इस्त्री नहीं होती थी, प्रेस नहीं होती थी, तो अपने कपड़ों की सलवटें निकालने के लिए कपड़े बिछा करके उसके ऊपर पानी छिड़क देती थी, जिसके कारण उन कपड़ों में कड़क आ जाती थी, जिसे अंतरा देना कहते हैं, मारवाड़ी में उसे अंतरा देना कहते हैं। तो मोरली झाड़ी को वहां लोग ये भी काम में लेते हैं। तो इस प्रकार खारवाल जाति के व्यक्ति वहां काम करते हैं। नमक उत्पादन का उनका परंपरागत व्यवसाय है, वो दो पद्धति से करते हैं। एक तो कुएं के अंदर पानी ट्रांसफर करके, जैसे कोशिया नमक कहा जाता है, फिर रेस्ता पद्धति के माध्यम से नमक उत्पादन किया जाता है, और मोरली झाड़ी को काम में लिया जाता है। पंचा नामक भील ने पचपदरा झील को, वहां की दलदली भाग को, क्योंकि ये लूणी नदी का पाट क्षेत्र है, लूणी नदी के इस पाट क्षेत्र को सूखा करके उस झील का निर्माण किया था। इस झील में 98% शुद्ध नमक है, जिसमें NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए यह राजस्थान की सर्वाधिक शुद्ध नमक और खाने का नमक का उत्पादन करती है। 98% NaCl होता है इस पचपदरा झील के अंदर। पचपदरा झील के अंदर है 1960 में राजस्थान साल्ट वर्क्स की स्थापना की गई थी। 1960 में राजस्थान का एक उपकरण है राजस्थान साल्ट वर्क्स। राजस्थान साल्ट वर्क्स को 1992 में इसे निजी क्षेत्र में, वहां स्थानीय जो अलग अलग निजी कंपनियां काम करती है, वैसे राजस्थान की हर झील के अंदर जो निजी कंपनियां काम करती है उसे देवल कहा जाता है, यानी छोटे छोटे निजी कंपनियां होती है जिसे देवल कहा जाता है। इस प्रकार पचपदरा झील के अंदर नमक उत्पादन किया जाता है। विशेषकर 98% शुद्ध नमक के लिए पचपदरा झील जानी जाती है। यदि पंचभद्रा झील ऑप्शन नहीं है, तो यदि ऑप्शन पूछा जाए तो कावोद झील जो जैसलमेर की झील है, उस झील के अंदर शुद्ध नमक उत्पन्न किया जाता है। और उसके बाद राजस्थान में खाने का नमक है, वो अपने सांबर झील में पैदा किया जाता है, जो भारत का 8.7% है, और राजस्थान का 80% नमक सांबर झील पैदा करती है, जिसको हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने अभी डीडवाना झील को पढ़ा, जो नागौर जिले की महत्वपूर्ण झील है, और उसके बाद में पंचपदरा झील है। देखो, जो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और क्रमश से राजस्थान की खारी झीलों का क्षेत्रफल बताया, वो सबसे बड़ी है, वो है सांबर झील। सांबर झील, जैसे कि चिल्का झील के बाद में दूसरी बड़ी झील आरपीएससी ने इसे बताई है। दूसरी झील जो राजस्थान की खारे पानी की झीलों में है,
वो है पंचपदरा झील आरपीएससी के अनुसार, और तीसरी जो झील है वो डीडवाना झील है खारी झीलों के अनुसार। तो इस प्रकार सांबर, पंचपदरा और डीडवाना ये आरपीएससी कहती है। राजस्थान सरकार के जो आंकड़े हैं वो चाहे कुछ भी हो, आरपीएससी ने इन तीनों ऑप्शन को माना है, सांबर को, पंचपदरा को, डीडवाना को। और आए हुए क्वेश्चन में आपका शुद्ध नमक का इससे पहले पूछा जाता था वो कावोद का पूछा था, उस समय कावोद ऑप्शन सही था, ठीक है। उसके बाद में खूब बार NaCl की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है तो वो पंचपदरा में पूछा गया है, खारवाल जाति का पूछा गया है, मोरली क्या पूछा गया है, रेस्ता पद्धति कहाँ पैदा की जाती है पूछा गया क्वेश्चन है, कोशिया क्या है पूछा गया क्वेश्चन है। इस कोशिया के कारण ही इस नमक को कई बार कोसलू कहते हैं, कोसलू। और पंचपदरा झील के अंदर राजस्थान की इसी पहाड़ क्षेत्र में राजस्थान की रिफाइनरी स्थित है जो लगभग 43,129 करोड़ रुपए की परियोजना है। राजनीतिक हत्या चढ़ी, पहले उद्घाटन किसी और ने किया जो राजनीतिक चुनाव के फायदे के लिए, अशोक गहलोत के समय सोनिया को बुला करके इसका उद्घाटन करवाया गया, सोनिया जी ने उद्घाटन किया। उसके बाद में वसुंधरा काल में इसका उद्घाटन जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वर्तमान में ये बन रही है। और थोड़े दिन पहले यहाँ कर्मचारियों ने हड़ताल की, उसको लेकर के भी ये सुर्खियों में रही। तो इस प्रकार 9 MTC क्षमता की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। तो इस प्रकार पंचपदरा और डीडवाना झील को पढ़ा। अगली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट झील है वो है सांबर झील। जय हिंद। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना भूलना नहीं है, क्योंकि मैं आपको जितने उत्साह और उमंग से दूंगा इतना आपका मैटर अच्छा दूंगा। और जब शेयर और सब्सक्राइब आपका बढ़ता रहेगा तो मेरा उत्साह भी आपके प्रति बढ़ता रहेगा।